जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। कुछ अस्वस्थ था, क्लास नहीं लिया था आज, किंतु दो बच्चों के प्रश्न ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम पर देखे तो मुझे लगा कि एक उत्तर उनको जीवन प्रबंधन चैनल पर दे दूं तो बेहतर रहेगा। संदीप सेठिया ने पूछा है कि सामाजिक तनाव को कैसे बर्दाश्त करें। लोग कहते हैं दिल्ली जाके क्या उखाड़ लिया, यही शब्द है उनके 2 साल हो गए हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ। हमारा बेटा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लर्क है, बैंक में मैनेजर है। पीपल टॉन्ट कंटिन्यूअसली। समटाइम्स इट फील्स लाइक वी आर डूइंग क्राइम by preparing UPSC. Sometimes parents also support us, but when these external societal elements give pressure to our parents, they pass these pressure on us. बहुत अच्छा लिखा है और व्यथा भी मन की पर्याप्त झलक रही है। रोहित तिवारी ने पूछा कि fear of failure, self confidence and its mechanism and cultivation, perfectionism, its drawbacks and remedial measures। अब मैं मॉनिटर बंद कर दूं, चमक पड़ रही है। देखो बच्चों, जीवन प्रबंधन के विषय हैं ये। मैंने पहले भी इन पर प्रकाश डाला है, किंतु 700 वीडियो एक साथ तो कोई देख नहीं सकता। बहुत अच्छा देखने वाले भी नहीं देख पाते हैं सारे वीडियो। प्रश्न मन में उभर कर पहले ही आते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तुम सब बच्चों के जीवन की केवल IAS PCS से मतलब नहीं है। तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सच बात ये, तुम कुछ भी कर रहे हो तो कोई तुम्हें ताना नहीं देता। जैसे कि तुमने कोई दुकान खोली और वो नहीं चली तो तुम्हें कोई आके ताना नहीं देगा कि मेरा बेटा तो इनकम टैक्स में क्लर्क है और बैंक में मैनेजर है। चपरासी को भी मैनेजर बताते हैं पेरेंट्स, और छोटे से पद को भी जो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बाकायदा कहते हैं। जो झोला लेके दवाइयाँ दिल्ली से टैक्स की चोरी करके गाज़ियाबाद में पास करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि पूरा यूपी हमारे अंडर में है। वो पूरी यूपी को देखते हैं, ये कहते हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ चोरी की, टैक्स चोरी करके और बलिया तक पहुँचाते हैं अगर, तो वो यही कहते हैं कि पूरा यूपी उनके अंडर में है। बेटा, ये तो दुनिया है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और घर में उन्हीं बच्चों को लताड़ लगाते हैं। ये पेरेंट्स की गलत आदत है। अब इसको मैं क्या कहूँ। मेरी उम्र के नौजवानों, मैंने एक बार एक वीडियो बनाया भी था, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में अभी, तो मैंने कहा भी था कि बच्चों पे विश्वास करिए। या तुम कोई और अगर ऑक्यूपेशन अपनाते हो तो कोई तुम्हें ताना नहीं देता। तुम क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो, तुम कोई कोर्स कर रहे हो, MBA कर रहे हो, तुम्हें ज़्यादातर लोग इस बात के लिए, शायद मुझे अनुभव नहीं है, किसी बच्चे ने शेयर भी नहीं किया है, कि शायद अगर तुम MBA करके तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। रीज़न क्या है कि बहुत से बच्चे जब MBA करके असिस्टेंट मैनेजर कहलाते हैं, लेकिन वो घर घर टेली कॉलिंग करते हैं या एक एनसाइक्लोपीडिया छपा हुआ लेके, भारी सी किताब, एक आज के ज़माने में निहायत वाहियात सी पुस्तक होती है, उसको घर घर बेचते हैं जाके। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, कौन ख़रीद रहा है, लेकिन बेचारों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन बच्चों के माता पिता भी उनको कंपनी में मैनेजर बताते हैं, तो रिश्तेदार ताना नहीं दे पाते। बेटा, अगर कोई बैंक में चपरासी भी हो गया और पिता अगर कहता है रिश्तेदारी में कि वो मैनेजर है फलानी बैंक में, तो कोई ताना तो नहीं दे पाएगा। बट अगर तुम IAS के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि IAS में प्री में ही धराशायी हो जाते हैं। कई बच्चे झूठ बोल देते हैं कि प्री में निकल गया है, तो फिर वो कह देते हैं मेंस में नहीं निकल पाए। कई बच्चे मेंस तक निभा ले जाते हैं झूठ बोलते हुए। जिन दिनों मेंस की परीक्षा होती है तो इलाहाबाद चले जाते हैं या दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ घूम घाम के आ जाते हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स को ये समझ नहीं होती कि वो कहें कि एडमिट कार्ड कहाँ है तुम्हारा, है ना, ये नहीं पूछ पाते हैं। तो घूम घाम के अपना, मजबूरी है उनकी, क्योंकि ताने इतने मिलते हैं। वो झूठ बोलने वाले नहीं भी हैं, वो बुरे नहीं हैं दिल से, लेकिन फिर भी उनके साथ ये समस्या होती है तो बेचारे झूठ बोलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब अंत में तो नीली बत्ती मिलनी है, न बैंक मैनेजर को मिलनी है
और न किसी और नौकरी में मिलनी है हिंदुस्तान की, न किसी व्यापार में मिलनी है। जो नीली बत्ती मिलनी है, या नीली बत्ती न सही, लेकिन जो पुलिस सायरन और फॉलोअर्स और जो गनर्स और ये सब तामझाम पूरा मिलना है, वो तो दिखाई दे जाता है। आईएएस पीसीएस में बैठने वालों के माता पिता उनका झूठ नहीं निभा सकते। वो ये नहीं कह सकते कि मेरा बेटा फलानी जगह पर कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है वगैरह नहीं कह सकते, क्योंकि वो दिख जाता है। बाकी नौकरियां बेटे दिखती नहीं हैं, ये दिखती हैं। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं माता पिता, और तुम्हें फ्रस्ट्रेट करते हैं। अब जो बिल्कुल सही लिखा है कि वो अपना टेंशन तुम्हारे ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेरे ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम चैनल पर मैंने बहुत बार बताया है कि तैयारी करते समय अपना आकलन कर लेना चाहिए। अब ये बात कहते बच्चों को बहुत बुरी लगती है। मेरे अच्छे जो जिन्हें मैं भक्त कहूँगा कि गुरु शिष्य के बीच के संबंध में ये शब्द चलता है, तो मेरे अच्छे भक्त मेरे खिलाफ हो जाते हैं और तुरंत कहने लगते हैं कि आप डिमोरलाइज करते हैं। तो मैं नहीं बोलता। सच बात यह है कि क्या आपको अपना आकलन नहीं करना चाहिए कि आप आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या आपके अंदर वो क्षमता है जो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप में वे सब गुण हैं? मैं यहाँ पर क्लास में कभी कभी आईना दिखाने वाला टेस्ट लेता हूँ, और जब भी वो टेस्ट लेता हूँ तो उसमें 10% लोग या 2-3% लोग ही मुश्किल से जवाब दे पाते हैं। कॉमन सेंस का टेस्ट होता है। मतलब आज तक आपको ये वाली अवेयरनेस थी या नहीं थी? अगर आपको बहुत कॉमन सेंस की भी अवेयरनेस नहीं है तो आप आईएएस पीसीएस के स्वप्न देखते हैं तो गलत देखते हैं। बात बहुत साफ है और चुभने वाली है। रीज़न क्या है? लोक सेवा आयोग ने ये कहा हुआ है कि केवल ग्रेजुएशन चाहिए। मैंने बीटीपीयूपी के रहस्य वाले वीडियो में, जिसका शीर्षक हिंदी में रहस्य से लिखा हुआ है, उसमें मैंने कहा है कि कॉमन इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन बेटे वो कॉमन सेंस ही जब नहीं होता है किसी में, तो वो पास नहीं होता है। वो कॉमन सेंस का मतलब है कि अब तक आपने, इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये नहीं देखते, बहुत ध्यान से समझिए, वो ये नहीं देखते लोक सेवा आयोग वाले कि आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, बीटेक में, एमटेक में किस में कितने % नंबर आए। बट ये तुम अपने मन में जानते हो कि तुमने ये डिग्रियां प्राप्त की हैं, ये सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, तो कितनी मेहनत की है। अगर तुमने पर्याप्त मेहनत की है और तुम बहुत मेहनत से पढ़ने वाले हो तो ज़रूर निकलोगे, आज नहीं तो कल निकलोगे। बट बेटा अगर तुमने ये सब यूँ ही पास किए हैं, नकल करके, चीटिंग करके, आसपास के बच्चों से पूछताछ के, नकल माफिया को पैसे दे के, कुंजियाँ पढ़ के, गाइडें पढ़ के, तो बेटा आईएएस तो नहीं निकलेगा। ये नहीं अंडरलाइन कर लो, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। अगर इस प्रकार से आप पढ़ते रहे हैं तो आप वही तरीके से अब भी अगर पढ़ेंगे तो नहीं निकलेंगे। हाँ, अगर आप तरीका बदल देंगे तो ज़रूर निकल जाएंगे। तो जब तुम्हारे अंदर, दिल्ली जाने से कुछ नहीं होता, मेरे पास आने से भी कुछ नहीं होता। तुम सोचते होगे मैं अगला सेंटेंस कहूँगा मेरे पास आओ तो सब कुछ होगा। बिल्कुल नहीं, मेरे पास आने से भी कुछ नहीं होता। अंतर यह है कि दिल्ली में जो लोग पढ़ाते हैं उनके बारे में तुम स्वयं जानते हो कितने सक्सेसफुल हैं और कब कब पास हुए हैं, ये तुम्हें खूब पता है। मेरे बारे में भी तुम्हें पता है। तो अगर तुम मेरे शिष्य हो और तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो तो तुम्हें सब पता है। मैं लाख सफल सही, हर बार सफल सही, हर बार का टॉपर सही, लेकिन अगर मेरे मार्गदर्शन पर तुम नहीं चलोगे तो कोई ताकत दुनिया की नहीं है कि तुम निकल जाओ। और अगर मेरे मार्गदर्शन पर चलोगे या मेरे जैसा ही पढ़ोगे अपने मन से, बिना मेरी सहायता के, तो कोई ताकत नहीं है कि तुम ना निकलो, अवश्य निकलोगे। अंतर केवल यहाँ है, ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 1 नंबर से रहना कोई प्रशंसा नहीं है। ये ऐसी परीक्षा है, 1 नंबर से रहने पर ऐसा नहीं होता कि कोई ये कहे कि आपको 3 पहिए गाड़ी मिल जाएगी नीली बत्ती वाली, और जो पास हो गए उन्हें 4 पहिए की मिलती है, जो 2 नंबर से रह गए उन्हें 2 पहिया स्कूटर मिल जाएगा, सर पे नीली बत्ती मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। इसमें आर पार की लड़ाई है, या तो मिलता है या नहीं मिलता है। इससे कोई प्रतिष्ठा समाज में नहीं बढ़ती कहने से कि 1 नंबर से रह गए। ये कह के आप अपने मन समझाते हैं, और जब मन समझाते हैं तो मन भी समझ जाता है, फिर वो तुम्हें आगे लगाता ही नहीं है, और हर बार स्टूडेंट फेल होता रहता है, और वो यही बहाना सबसे करता रहता है कि 1 नंबर से रह गए। ये करके उसे जो तोष मिलता है, संतोष मिलता है, वो संतोष ही उसको आगे पढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो सबकी आंखों में एक बात देखता है। बहुत सारे नादान भी होते हैं, जो नादान नहीं है तो आखिर लाखों लोग जो है ऐसी कोचिंगों में क्यों पढ़ रहे हैं कि जो जिनमें पढ़ाने वाले कभी पास नहीं हुए। नादान तो है ही हैं,
और यही नादान 10 लाख लोग हर साल फेल हो जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतने नादान हैं तो बहुत से लोग तुम्हारी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं कि बहुत भैया बहुत विद्वान है, दीदी बहुत विद्वान है और एक नंबर से रह गए, बेचारों की किस्मत बहुत ख़राब थी, बस ये मान लेते हैं। इसमें कोई किस्मत की बात नहीं है, थोड़ी सी बात किस्मत की होती है प्रिलिमिनरी में, वो केवल अंतिम वाले जो कट ऑफ पे जो लड़के लड़कियां होते हैं उनके साथ होती है, बस वो मैं उस चैनल बता चुका हूँ। तुम अपना जीवन अगर ऐसा प्रबंधन करो कि तुम पहली बात तो ईश्वर में आस्था रखो। जो लोग नहीं रखते, मैं जनरली उनसे कुछ नहीं कहता, इसलिए मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ कि ईश्वर है या नहीं है, तुम्हें मानना है मानो, ना मानना है ना मानो। मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर तुम मेरे शिष्य हो और मेरी बातें सुनते हो तो थोड़ा उसे भी मान लो, वो हम सबका बाप है, परम पिता में तो विश्वास कर ही लो। और दूसरी बात ये, अपना जीवन प्रबंधित रखो, जीवन सरल रखो, सादा रखो, अनावश्यक क्रोध ना करो, अनावश्यक ईर्ष्या ना करो, दूसरों की आलोचना ना करो, बहुत सारी बातें। देखो बेटे, तुम्हारा जो जीवन प्रबंधन नहीं हो पाता वो एक कारण से नहीं हो पाता, बिकॉज यू क्रिटिसाइज टू मच। क्रिटिसाइज टू मच जब मैं कहता हूँ तो तुम्हारे मन में एक बात आती है, तुरंत आती होगी, आ सकती है कि आप भी तो क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों की जो कभी पास नहीं हुए, इसलिए कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ। अगर मुझे पढ़ाना ना हो तो मेरी बला से मुझे क्या करना है? कोई 10 नंबर से फेल हो, 20 नंबर से फेल हो, 10 लाख को पढ़ा है, 20 लाख से पढ़ा है, मुझे क्या करना? एक बात सोचो, इससे मुझे कोई व्यावसायिक लाभ भी नहीं है। जिसे मूर्ख बनना है वो दिल्ली ही मूर्ख बनेगा जाके, मेरे पास आज तक नहीं आएगा, वो कभी ना आया, तो मेरा कोई व्यावसायिक लाभ नहीं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा, क्लासरूम कोचिंग ही नहीं दे रहा, तो मेरा कोई व्यावसायिक लाभ नहीं है। ये केवल तुम्हें उद्बोधन देने के लिए है, तुम्हें समझाने के लिए है, तुम्हें क्लियर करने के लिए है कि कैसे पढ़ना चाहिए। दिल्ली जाके क्या उखाड़ लिया, बात सही है, कुछ नहीं होने वाला। इवन डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित के पास जाकर भी क्या कर लिया, ये भी कहेंगे लोग। क्या मेरे सारे बच्चे पास हो जाते हैं? क्या मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं क्या सभी सफल हो जाते हैं? नहीं। हर साल 14-15 आईएएस में निकल जाते हैं, छोटा सा क्लास है आईएएस पीसीएस में इससे ज़्यादा निकल जाते हैं। सारे तो नहीं निकलते, बहुत से सुपर ब्रिलियंट हैं, वो प्री भी नहीं पास होते बहुत बार। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि सुपर ब्रिलियंस की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। तुम सूत्रों को पालन नहीं करते, जब मैं तुम्हें सूत्र बताता हूं वो पालन नहीं करते। इस चैनल पर ज़्यादातर लोग तो वही हैं जो आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दो को छोड़ के। तो प्रश्न उठता है कि जब तुम निकलोगे तभी जब तुम इस लायक होगे कि निकलो। तुम इसलिए नहीं निकलोगे कि तुमने ताजियाम से तैयारी की है, या तुमने जो है इंसाइट डेवलप की है किसी वेबसाइट को देखकर, या तुमने जो है कोई अपनी बहुत बड़ी दृष्टि विकसित कर ली है कहीं कोचिंग करके, या तुम्हारा बहुत विज़न डेवलप हो गया है तमाम सारे इंटरनेट की ऊट पटांग सामग्री पढ़ के। इससे नहीं होगा। कि तुम 4 बार सक्सेसफुल डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित के पास पढ़ के तब भी नहीं निकले, मेरा नाम बदनाम करोगे। यदि मेरे सूत्रों का पालन करना है तो मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। मैं पर्सनल विजिट देता नहीं किसी को, ऐप पर पढ़ाता हूं, वो पर्सनल विजिट नहीं है। कुछ नहीं होता इन बातों से। असलियत यह है कि मैं सारे सूत्र तुम्हें बता चुका हूं, बता रहा हूं निरंतर, और वो सूत्र यही है कि यदि तुम एक सरल व्यक्ति हो, एक सरल व्यक्ति हो, ईर्ष्यालु नहीं हो, तो एक तो तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। दूसरी बात यह है कि तुम वो सब समझ पाओगे जो तुम्हें समझना लाजमी है। SBBNR फार्मूले से चलोगे। बिना सिलेबस के बच्चे कुछ नहीं होता। तुम तलाश में हो की के बने बनाए नोट्स के, टॉपर्स के नोट्स के, टेस्ट सीरीज के, तो बने रहो। तभी तुम्हारे सामने ये बातें आएंगी कि असफलता हाथ लगेगी। सफलता के लिए अगर तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है तो पहले तो तुम सोचो कि क्या तुम डिजर्व करते हो, क्या तुम बैकग्राउंड बना लोगे। अगर तुम्हें विश्व की और भारत की संस्कृति के बारे में नहीं पता, कल्चर के बारे में नहीं पता, यदि तुम्हें महान साहित्यकार और लेखकों के नाम नहीं पता, पाब्लो नेरुदा और पाब्लो पिकासो में फ़र्क नहीं पता, दास्तायेवस्की या निर्मल वर्मा नहीं पता, मुक्तिबोध गजानन माधव या अज्ञेय के बारे में कुछ नहीं पता, छायावाद और रहस्यवाद कुछ नहीं जानते, मिस्टिसिज्म तुम्हें नहीं पता, रोमांटिसिज्म यूरोपियन साहित्य में क्यों आया नहीं पता, कॉफ़ी टेबल टॉक्स में जो है दर्शन कब निकलता था, फिलॉसफी कैसे पैदा हुई, वियना स्कूल ऑफ थॉट क्या है नहीं पता,
मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। मेरे क्लास में इनवेरिएबली 18 साल में मैंने तमाम ब्रिलियंट लोगों को देखा है जिन्हें ये नहीं पता कि साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है। BTPUP मैंने बहुत अच्छे से कई बार समझाया है, ये नहीं पता। उदारवाद और उपयोगितावाद और सुखवाद की तो बात ही छोड़ दो, ये तो बहुत ऊंची चीज़ें हैं। सामान्य चिंतक थिंकर्स नहीं पता है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में नहीं पता, संसार जिनके बारे में जानता था, मैक्स वेबर के बारे में नहीं पता, नौकरशाही शब्द नहीं पता। एक लड़का एक बार प्री में क्वालिफाई किया, मेरे बराबर की सीट पे आके बैठ के पूरे क्लास को उद्बोधन करने का रिवाज है, तो आके क्लास के लिए बोल रहा था। उसने कहा कि मुझे 5 महीने तक शुरू में ब्यूरोक्रेसी का अर्थ नहीं पता था। अब बताइए किस समाज से आप आ रहे हैं कि आपको नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का अर्थ नहीं पता, बुद्धि में नहीं लगाते। जब वो शब्द यूज़ किया जाता है, अगर मान लो मैं लिखा रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ LPG ऑन ब्यूरोक्रेसी, तो जब लिखाऊंगा तो ये तो समझ में आ ही जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी का अर्थ सरकारी अधिकारियों का जो समूह है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इतनी भी बुद्धि नहीं लगाना चाहते। परिणाम क्या हुआ, चूंकि लेवल नहीं था तो मेंस कभी नहीं निकाल पाया। कभी कभी लोग प्री रट्टा मार के निकाल भी लेते हैं दिल्ली स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन है वो मैं नहीं कराता क्योंकि मैं तुम्हें उस लेवल पे पहुंचा के स्वप्न नहीं दिखाता। मैं सीधे सीधे सारी चीज़ तैयार कराता हूं, आप सब कुछ निकल जाएंगे अगर आप मुझ में आस्था रखते हैं या मेरे सिद्धांतों में आस्था रखते हैं। यदि आप मुझ में और मेरे सिद्धांतों में आस्था रखते हैं तो घर बैठे निकल जाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। और अगर संदेह रखते हैं तो संशयात्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। आप अपनी इंटेलिजेंस अगर अपने गुरुओं की इंटेलिजेंस से ऊपर समझते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं, तो भूल जाइए। यही एक मुख्य कारण है आजकल युवा वर्ग में कि वो अपने को सुपर इंटेलिजेंट समझने लगा है। वो समझता है वो कुछ ज़्यादा जानता है। ये बहुत बड़ी कमी है। गुरु की योग्यता, आप जो विषय पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अपना बोस्ट करते हैं कि वो 1 नंबर से रह गए, उनकी बात नहीं करता। बहुत से गुरु हैं जिन्होंने कभी IAS PCS दिया ही नहीं, ना देने का उनका इरादा था, अपने विषय के महान विशेषज्ञ हैं। क्या मैं कई नाम कई बार लेता हूं, क्या मैं माजिद हुसैन से पूछने जाऊंगा कि आपने IAS दिया था कि नहीं दिया था, कितने नंबर से आप रह गए थे? ये सब उद्भट विद्वान हैं, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। तो बहुत सारी पुस्तकों के लेखक अपने आप में विश्वविद्यालय हैं, तो क्या मैं उनसे पूछूंगा जाके? उनमें हमें आस्था रखनी चाहिए ना। जब आप पुस्तक में आस्था रखते हैं तो इसी प्रकार से आपको मेरे सिद्धांतों में आस्था रखनी चाहिए। मेरे वीडियो आपके लिए एक पुस्तक की तरह हैं। उन सिद्धांतों में आस्था रखेंगे तो आप सफल होंगे। यही मैं इनको छपवा दूँ, मैं लाखों रुपया बना सकता हूँ। मैंने एक ज़माने में 100 किताबें लिखी हैं करीब करीब, और खूब बिकी हैं। अब जब कोई पुरानी किताब हाथ लग जाती है तो उसको मैं फ़ोटो लेके तुम लोगों के लिए फ्री डाल देता हूँ। जो लोग ऐप में एडमिशन ले रहे हैं वो जानते हैं कि रोज़ उनको किताबें मिल जाती हैं 8-10 दिन के अंतर से, 10-15 दिन के अंदर से। मेरी ही नहीं, बहुत सी रेयर से रेयर किताबें फ़ोटो ले लेके स्कैन कर करके उनको मैं देता रहता हूँ। अपनी तो दी ही हैं, लेकिन बाकी भी देता हूँ। तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए। एक बार एक स्टूडेंट आई क्लास में, एडमिशन लिया। जब मैंने उसको स्टडी मटेरियल दिया तो वो इतना ऊंचा लगभग है, वो अभी भी मैं देता हूँ ऐप स्टूडेंट को, इतनी ऊंचाई है लगभग इस हाथ से लेके, और मैं इसको कहूँ तो इतनी ऊंचाई है, मतलब 3 पार्ट है, इतना एक पार्ट, इतना एक पार्ट, इतना एक पार्ट, ऐसे 5-7 किताबें, 5-7 किताबें, 5-7 किताबें, बुक्स हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बुक्स हैं। हमारी लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं, भाई की लिखी हुई कुछ चीज़ें। तो वो रोने लगी बैठ के। मैंने क्यों कि सर इतना कैसे पढ़ पाएंगे। हमने अभी क्या हुआ, पेन ड्राइव में और देंगे। अब पेन ड्राइव का रिवाज खत्म हो गया, वो फेसबुक पर डाल दी मैंने किताबें। पेन ड्राइव में और देंगे, और वो किताबें इतनी है कि प्रिंट आउट निकलवाओगे तो 30,000 रुपये लगेंगे। इतनी किताबें हैं, कहाँ तक रोओगी? जब सोचो बच्चा बुक्स देख के रो रहा है तो IAS तो निकल नहीं सकता कभी भी। मुझे प्रसन्नता होती थी। मैंने 12th पास किया और मेरे परम श्रद्धेय गुरु आदरणीय श्री JN पांडे जी, जो अब इस संसार में नहीं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, एक इस चैनल पर वीडियो भी पड़ा हुआ है उनके लिए प्रार्थना का,
जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। जब 12वीं पास हुआ, मैं 12वें का एग्ज़ाम दिया जब मैं, तो मैं उनसे मिलने गया। हर महत्वपूर्ण अवसर पर मैं उनसे मिलता था। तो मैं उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि आज गुरुजी मेरा जो है परीक्षा पूरी हो गई। बोले कैसी हुई, पूछना बेकार है, अच्छी तो हुई होगी। कितने नंबर आ जाएंगे? मैंने एग्जैक्ट बताया कि इतने इतने इस पेपर में आ जाएंगे, और लगभग उतने ही आए मेरे। उन्होंने मुझे चाय वाय पिला के, और उसके बाद जो है जब मैं जाने लगा, उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, एक ठेला कर लाओ। 4 पहिए का ठेला चलता, बर्थना में चलता था पहले, अभी चलता होगा, सामान ढोने के लिए। मैंने कहा कहीं सामान ले जाना है क्या? बोले मैं तुम्हें सामान दे रहा हूँ, वो तुम ले नहीं जा पाओगे हाथों में, तो कर लो। तो मैंने एक ठेला बुलाया वहीं पास पोस्ट ऑफिस से। उन्होंने मुझे 22 किताबें दी, भारी भारी मोटी मोटी किताबें, अभी भी मुझे याद है। सैल्बन एंड डे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉटन एंड विल्किंसन की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई.एल. फिनार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारी, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो। इतनी सारी किताबें केमिस्ट्री की दी। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्नता से मैं उन किताबों को ले गया। रास्ते में एक बुक सेलर मुकुट बिहारी अग्रवाल की दुकान पड़ी। मैंने मुकुट बिहारी अग्रवाल के जो लड़के थे अशोक, उनसे मैंने कहा कि केमिस्ट्री की जितनी किताबें हों, मुझे इतना उत्साह बढ़ा, मैंने कहा कि बीएससी की जितनी केमिस्ट्री किताबें सब दे दो। 16 किताबें उन्होंने गिन के दी मुझे, वो खरीदी मैंने। फिर आगे पंडित बुक स्टोर था, उनके यहाँ बीएससी किताबें नहीं मिली। फिर मैं घर आ गया, इतनी सारी किताबें लेके लदवा के बाकायदा प्रसन्नता से फूला न समाता हुआ, और मैं घर आ गया। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड ये होना चाहिए, जब आपको भरपूर पुस्तकें, भरपूर ज्ञान, भरपूर सामग्री मिलती है तो आप खुश हों। अगर आप दुखी होते हैं, मैंने आईएएस की कुंडली के 36 गुण एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत बातें बताई हैं, अपने को टेस्ट कर लो। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जीवन प्रबंधन करना है तो सरल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, एक लगन होनी चाहिए। मुझे क्यों लगन है तुम्हारे सामने आने की, बावजूद इसके कि आज क्लास भी नहीं लिया, ऐप क्लास वालों के लिए भी क्लास अपलोड नहीं किया, फिर भी एक इतिहास की मोटी सी पुस्तक अच्छी सी वो ऐप वालों के लिए और क्लासरूम वालों के लिए, दोनों के लिए अपलोड कर दी कि बच्चों को आज भी कुछ मिले। लेकिन तुम्हारे सामने मैं वीडियो अपने आने से नहीं रोक सका, इसलिए कि मुझे छटपटाहट थी कि ये 2 बच्चों के मन में एक प्रश्न है, ये प्रश्न उनके मन में बरसों से होगा और कोई जवाब भी नहीं देता है। मेरे मन में ये आया, रात से ही मेरे मन में था, कल 2 बजे तक मैं जागा। मेरी पोस्ट देख सकते हो, फैन पेज पर 1 बजे 1:30 बजे तक की पोस्ट है मेरी। तो मेरे मन में था कि इन बच्चों को मैं रिप्लाई तुरंत करूं, अर्लीस्ट करूं। वास्तविकता ये है, परफेक्शन जो है, देखो सरकारी नौकरी में परफेक्शन नहीं है बेटा। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि सरकारी निर्णय जो होते हैं, गवर्नमेंट डिसीजंस, वो काम चलाऊ होते हैं। ऐसी ही स्टडी होती है, ये जनरल स्टडी है, दिस इज नॉट ए स्पेशलिस्ट स्टडी। तो परफेक्शन की तलाश में ना रहो, परफेक्शन जरूरी नहीं है। फियर ऑफ फेल्योर, फेल्योर मैं नहीं समझता किसी चिड़िया का नाम है। अगर आपका प्रयास ईमानदार है तो फेल्योर का मतलब ही नहीं। मैंने तो लाइफ में यही सीखा, अगर आपका प्रयास ईमानदार है। एक बार किसी ने कहा, मेरी एक फ़ोटो है, बहुत ज़्यादा फेमस फ़ोटो है, ब्लैक चश्मा लगाए हुए मैं, पहले तो छोटे बाल हुआ करते थे, वो मेरी एक तरह की हिट फ़ोटो है। तो क्लास के बच्चों ने कई बार कहा कि सर इसमें आप डॉन लगते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा अगर मुझे डॉन बनना होता तो मैं परफेक्शन से डॉन बन जाता, ये तय बात है। अगर मैंने तय कर लिया कि ये करना है तो मैं कर लेता, लेकिन ईश्वर कृपा है ऐसा विचार कोई मेरे मन में आया नहीं। हंसी की बात हो रही थी तो हंसी में टली, मैं लग सकता हूँ लेकिन हूँ नहीं। लेकिन अगर तय कर लेता, तुम भी अगर जो तय कर लो, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। परफेक्शन की ज़रूरत क्या है? टारगेट्स आर नेवर परफेक्ट। टारगेट कभी परफेक्ट थोड़ी होते हैं। आपको प्री क्वालिफाई करना है, फिर मेंस करना है, इंटरव्यू करना है, फिर पोस्टिंग है, ट्रेनिंग है, पोस्टिंग है, फिर उसके बाद प्रमोशंस हैं, तमाम चीज़ें। और रोज़ एक नया टारगेट खड़ा रहेगा और बॉस मीटिंग कर करके रोज़ टारगेट्स देंगे। और क्या कहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इट्स मैकेनिज्म, ये सब पे वीडियो में बना चुका हूँ और बना ही रहा हूँ लगातार। परफेक्शन की बात हो गई। तो ये जो पेरेंट्स की मानसिकता जो बच्चे ने कही है,
बेटा पढ़ते दिखोगे, जी जान लगा के पढ़ते दिखोगे, तो पेरेंट्स थोड़ा सा यही बात कहेंगे, लेकिन तरस खा के कहेंगे मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, लेकिन क्या करें भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन अगर उन्हें तुम पढ़ते नहीं दिखोगे, यार दोस्तों में घूमते दिखोगे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम्हारे है, तो माता पिता दिल से खिन्न होते हैं। ये बात मेरी मान लो, मैं तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा उम्र का हूँ। किसी ने एक कमेंट में उम्र भी लिखी है मेरी कि आपकी उम्र 55-60 होगी। नहीं बेटा, मेरी 63 है। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि माता पिता क्या सोचते हैं। माता पिता कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स को रेलिश नहीं करते हैं, कभी भी, छोड़ के बहुत अल्ट्रा मॉडर्न फिल्मी माता पिताओं के। लेकिन ज़्यादातर लोग रेलिश नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तुम्हारे तमाम दोस्तों को वो सिर्फ लफंगे कहते हैं। ये बात अलग है कि तुमसे प्यार के कारण या तुम्हारे धौंस के कारण, क्योंकि आजकल बच्चे ब्लैकमेल कर रहे हैं माँ बाप को। तो अगर तुम ब्लैकमेल करते हो, माँ बाप को धौंस देते हो, उनसे अपशब्द कहते हो, बुरा भला कहते हो, तो उन्हें भी अपनी इज्जत प्यारी है तो वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन याद रखो, ऐसे माता पिता की बद्दुआ लगती है बेटे, कभी भी ये मत करना। तुम्हें भले विश्वास न हो, अपने जवानी के जोश में तुम्हें लगता हो बद्दुआ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि होती है। माँ बाप को कभी हर्ट मत करना। माँ बाप जब हर्ट होते हैं तब ऐसी बातें करते हैं, हर्ट मत करना। हो सकता है तुमने ना किया हो, जिन्होंने प्रश्न पूछा उनकी बात नहीं हो रही, ये जनरल बात हो रही है। आवश्यक नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं उन्हीं बच्चों से मुखातिब हूँ। मैं तो अपनी पूरी कम्युनिटी से मुखातिब हूँ, जो लगभग 50,000 की है, इस चैनल और उस चैनल को मिलाकर। तो प्रश्न ये उठता है कि आप पहले ये देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए। जब एक उंगली आप उठाएं सामने वाले पे, तो 4 आपकी तरफ हैं, तो उनको भी देखिए। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ कमी है। मेरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नहीं हुआ, मैं इंटरव्यू दे के आया साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं हुआ। डिग्री कॉलेज के लिए मैंने कई इंटरव्यू दिए, नहीं हुआ। ONGC में अंडमान निकोबार में पोस्टिंग हुई, नहीं गया वहाँ। तो जहाँ जहाँ नहीं हुआ मैं बहुत निराश था। मेरे पिता ने हमेशा हौसला बनाया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि वो पोस्ट तुम्हारे लायक नहीं थी, ईश्वर ने वो तुम्हारे निमित्त नहीं रखी है, तुम्हें कुछ और अच्छा मिलने वाला है, इसलिए तुम वहाँ नहीं गए। बहुत दिलासा दिया। वो कुछ नहीं जानते थे। 3 आर्ट्स के विषय में वो PG थे, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। सीधे साधे अध्यापक थे। उन्हें नहीं पता था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है और वहाँ पर रिसर्च क्या होती है क्या नहीं होती। इससे उन्हें कोई न पता था, ना कोई इंटरनेट था जो वो जान लेते। बट उन्हें एक बात जरूर पता थी कि मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं उन्हें चीट नहीं करूंगा और मैं अपने प्रयासों में कमी नहीं लाऊंगा। तो उनका वरद हस्त मेरे ऊपर हमेशा रहा। अगर आप ऐसे ही करें तो आपके माता पिता का वरद हस्त आपके ऊपर रहेगा। बाकी एक बात है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इग्नोर करिए। इग्नोर करने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं लास्ट में। एक एनालॉजी मेरे माइंड में आई कल रात को। फेसबुक पर किसी बिटिया की पोस्ट थी और वो बहुत दुखी थी कुत्ते भौंकने से। उसका इशारा सीधा आलोचकों से था। उसने पहला प्रयास किया होगा कुछ लिखने का और लोग भौंकने लगे। उसको पढ़ के मुझे लगा, एक विचार मेरे मन में आया। मेरे मन में आया, कभी ये सोचा तुमने, विचार किया बेटे, कि कुत्ता जो होता है कितना स्वामी भक्त होता है। लोग श्वान को पालते हैं, पपी को पालते हैं, प्यार से उसको गोद में बिठाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं और उसका इतना इज्जत करते हैं। उस स्वामी भक्ति में उसका नाम नहीं है। लेकिन क्या आज तक कभी किसी ने कहा, किसी राजा ने किसी अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी आप बड़े स्वामी भक्त हैं, मैं आपको श्वान रत्न की उपाधि देता हूँ, मैं आपको श्वान श्री की उपाधि देता हूँ, सीधे कहें तो कुत्ता श्री की उपाधि देता हूँ? कभी कहा? नहीं कहा। कभी किसी ने किसी से नहीं कहा कि आप तो बिल्कुल एकदम कुत्ते हैं, बिल्कुल कितने स्वामी भक्त हैं आप जैसा तो कोई स्वामी भक्त नहीं है, एकदम कुत्ते हैं आप। कभी कहा? नहीं कहा ना। हंसी आ गई मुझे भी और तुम्हें भी आ रही होगी। नहीं कहा। इतना स्वामी भक्त प्राणी, कुत्ते को इतना अपमान क्यों मिलता है कि कुत्ते की मौत मरता है वो? इतना अपमान क्यों मिलता है? क्योंकि वो दूसरों पर बेवजह भौंकता है। मेरा ये सेंटेंस याद रखना। ये रिश्तेदार जो अपने बच्चों के दोष छिपाते हैं और तुम्हारे ऊपर भौंकते हैं, इन्हें इग्नोर करो। ये श्वान है,
ये स्वामी भक्त भी नहीं है, ये गली के खुजली वाले हैं, समझ गए ना। इनको इग्नोर करो, अपने मन से तैयारी करके लगे रहो। जिस दिन नीली बत्ती की गाड़ी में आओगे, इसके बाद इनके पैर छूने जरूर जाना। गाड़ी खड़ी करना और कहना ड्राइवर से कि हूटर जोर से बजाए। मैंने किया ऐसा, हालांकि नहीं कर, अब लगता है कि ये बचपना था, बट मैंने किया। एक मौसी जी बहुत जलती थी, मैं उनकी गली में घुसा के गाड़ी ले गया और सायरन, हूटर, लाइट, नीली लाइट, ये वो पूरी गली जगमगा दी। घबरा के वो लोग बाहर निकल आए। फिर मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मैंने कहा आपसे मिलने आया, मैं जा रहा था इधर से, पूर्ण विनम्रता के साथ में। लेकिन उन पर जो बीती है वो शायद मृत्यु तक, मरते दम तक ना भूली होंगी कभी। इतना अपमानित करती थी हर बात पे, जबकि कोई अपमानित करने की बात नहीं थी। मैं टॉपर था, सारी बात है, बस केवल वो पैसे वाली थी, वो हम लोग नहीं थे। ऐसा होता था। अपने पैसों की महिमा गाती रहती थी और मेरी तरफ देख के ये कहती थी कि ये तो कभी पैसे कमा नहीं पाएगा। ये तो उन्होंने सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको मैं कोई इंसल्ट नहीं समझता। तो बेटे, उन रिश्तेदारों के पास एक बार जाना जरूर, ये बताने के लिए, तब आनंद आएगा। मैं तुम्हें ईर्ष्या सिखा रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें उन श्वानों को इग्नोर करना सिखा रहा हूं जो तुम्हारे ऊपर अभी भौंक रहे हैं और तुमको कुछ करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।